इस विशेष वीडियो में हम यौगिक उपकला, कंपाउंड एपिथेलियम के विवरण के साथ साथ कोशिका जंक्शनों, सेल जंक्शंस के विवरण को भी देखेंगे। तो चलिए यौगिक उपकला से शुरू करते हैं। वह उपकला जिसमें दो या दो से अधिक परतों में कोशिकाएं होती हैं, उसे हम यौगिक उपकला कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुस्तरीय उपकला, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम, यौगिक उपकला का एक उदाहरण होगी। यौगिक उपकला की तुलना में अगर हम साधारण उपकला, सिंपल एपिथेलियम की बात करें, तो उसमें केवल एक ही परत की कोशिका होती थी, लेकिन यहाँ कई परतें मौजूद होंगी। हम यहाँ दिए गए चित्र को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ एक से अधिक परतों में कोशिकाएं मौजूद हैं और इसी कारण यह यौगिक उपकला का एक उदाहरण होगा। यौगिक उपकला का स्राव, सिक्रीशन और अवशोषण, एब्जॉर्प्शन में सीमित या बहुत कम भूमिका होती है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक और यांत्रिक तनावों से सुरक्षा करना है। अब उदाहरणों की बात करें तो त्वचा की सूखी सतह, बाहरी सतह, जिसे हम त्वचा की एपिडर्मिस कहते हैं, वह यौगिक उपकला का एक उदाहरण है। मुख गुहा, बकल कैविटी की गीली सतह एक उदाहरण है। साथ ही ग्रसिका, फेरिंक्स भी एक उदाहरण है। अब चौथे उदाहरण की बात करें तो लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड की वाहिनी और अग्न्याशय, पैनक्रियस की वाहिनी की भीतरी परत, यह भी यौगिक उपकला का एक उदाहरण है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम सामान्य रूप से ग्रंथियों की वाहिनियों की बात करें, तो वहां सरल उपकला, सिंपल एपिथेलियम होती है। लेकिन अगर हम विशेष रूप से लार ग्रंथि और अग्न्याशय की वाहिनियों की बात करें, तो वहां यौगिक उपकला, कंपाउंड एपिथेलियम होती है। तो हम कह सकते हैं कि लार ग्रंथि की वाहिनियां और अग्न्याशय की वाहिनियां एक अपवाद हैं, क्योंकि बाकी सभी ग्रंथियों की वाहिनियों में सरल उपकला होती है। इसके बाद अब हम सेल जंक्शनों, सेल जंक्शंस की ओर आते हैं। तो सेल जंक्शन वे संरचनाएं हैं जो लगभग सभी पशु ऊतकों में पाई जाती हैं और स्पष्ट रूप से ये उपकला ऊतकों, एपिथेलियल टिश्यूज में बहुत प्रमुख होती हैं। सेल जंक्शनों का कार्य यह है कि ये कोशिकाओं के बीच संरचनात्मक और क्रियात्मक संबंध प्रदान करते हैं। सेल जंक्शनों के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला है टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। दूसरा है एडहेरिंग जंक्शन, एडहीरिंग जंक्शंस। और तीसरा है गैप जंक्शन, गैप जंक्शंस। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, टाइट जंक्शन कोशिकाओं को बहुत कसकर बांधता है और इसी कारण यह किसी ऊतक के आर पार पदार्थों के रिसाव को रोकता है। तो उदाहरण के लिए नहाने का उदाहरण लेते हैं। पानी हमारी त्वचा के अंदर नहीं जाता और इसका कारण है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन कोशिकाओं को इतनी मजबूती से, इतनी कसकर पकड़ते हैं कि न तो पानी अंदर जा सकता है और न ही हमारे शरीर के अंदर मौजूद द्रव बाहर निकल सकता है। दूसरा ऊतक है एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग शब्द का अर्थ है चिपकना या सीमेंट करना। तो ये जंक्शन पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ रखने के लिए सीमेंटिंग का कार्य करते हैं। तीसरे जंक्शन है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन आसपास की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं और जब आसपास की कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म जुड़ा होता है, तो इससे कोशिकाओं को आपस में संवाद करने में मदद मिलती है। अब गैप जंक्शन के माध्यम से आयनों, छोटे अणुओं और कुछ बड़े अणुओं का भी तीव्र स्थानांतरण होता है। तो गैप जंक्शन को हम इस तरह देख सकते हैं कि यदि यह एक कोशिका है और ये आसपास की कोशिकाएं हैं, तो ये गैप जंक्शन उनके बीच के स्थानों के समान होंगे। तो इन खाली स्थानों के माध्यम से ये आयन, छोटे अणु और साथ ही बड़े अणु भी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आसानी से प्रवाहित होकर आ जा सकते हैं और यही गैप जंक्शन का मुख्य कार्य है।